1989 का राजस्थान। रेगिस्तान की तपती धूप में रेत के टीलों पर सूरज की किरणें चमक रही थीं। जयपुर के बाहरी इलाके में एक प्राचीन महल खड़ा था, जिसके ऊंचे बुर्ज और विशाल दरवाजे गौरवशाली इतिहास की कहानी कहते थे। लेकिन आज इस महल के बाहर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की गाड़ियों का काफिला खड़ा था। अमय पटनायक, एक नन्हा और ईमानदार डिप्टी कमिश्नर, अपनी टीम के साथ इस महल में रेड करने पहुंचे थे। उनकी ख्याति 1981 की उस ऐतिहासिक रेड से थी, जब उन्होंने लखनऊ के कुख्यात ताऊजी के खिलाफ 4200 करोड़ रुपए की काली कमाई जब्त की थी। उनकी बेबाकी और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति ने उन्हें विभाग में एक हीरो बना दिया था, लेकिन साथ ही उनके दुश्मनों की संख्या भी बढ़ा दी थी। रेड शुरू हुई। अमय की टीम ने महल के हर कोने की तलाशी शुरू की। पुराने दीवान खाने, गुप्त तहखाने और यहां तक कि दीवारों में छिपे हुए गुप्त कमरों की जांच की गई। लेकिन जैसे ही वे काले धन के करीब पहुंचे, एक अप्रत्याशित बाधा सामने आई। महल में छिपा हुआ धन गायब था। अमय को एक रिश्वत का प्रस्ताव मिला, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। उनकी ईमानदारी उनके लिए एक अभिशाप बन गई। रेड विफल हो गई और सिस्टम में बैठे उनके विरोधियों ने इस मौके का फायदा उठाया। कुछ ही दिनों में अमय को सजा के तौर पर मध्य प्रदेश के एक छोटे से काल्पनिक शहर भोज में ट्रांसफर कर दिया गया। ये उनका 74वां ट्रांसफर था, जो उनकी बेबाकी की कीमत दर्शाता था। भोज एक ऐसा शहर था जहां सतह पर सब कुछ शांत और व्यवस्थित दिखता था। हरे भरे खेत, पुराने मंदिर और तंग गलियां इस शहर को एक साधारण ग्रामीण जीवन का प्रतीक बनाती थीं। लेकिन इस शांत शहर के नीचे भ्रष्टाचार का एक गहरा जाल बिछा था। यहाँ के लोग मनोहर धनकर उर्फ दादा मनोहर भाई को मसीहा की तरह पूजते थे। दादा भाई एक करिश्माई राजनेता थे, जिनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। उनकी जनसेवा की कहानियां हर घर में सुनाई जाती थीं। स्कूल, अस्पताल और अनाथालय उनके द्वारा बनाए गए थे और लोग उन्हें भगवान का दर्जा देते थे। लेकिन अमय को खुफिया सूत्रों से पता चला कि ये सब केवल एक मुखौटा था। दादा भाई एक विशाल भ्रष्टाचार नेटवर्क के सरगना थे, जो काले धन, अवैध हथियारों की तस्करी और ड्रग्स के कारोबार में लिप्त थे। उनकी संपत्ति में विशाल खेत, एक प्राचीन किला और कई व्यापारिक प्रतिष्ठान शामिल थे, जहां अरबों रुपए का काला धन छिपा था। अमय अपनी पत्नी मालिनी के साथ भोज पहुंचे। मालिनी, जो पहली बार में केवल उनकी भावनात्मक सहारा थी, अब एक सक्रिय और साहसी साथी के रूप में सामने आई थी। वो अमय के मिशन को समझती थी और उनकी हर कदम पर साथ देने को तैयार थी। भोज में उनका स्वागत एक छोटे से सरकारी क्वार्टर में हुआ, जो उनके जयपुर के घर से बिल्कुल अलग था। लेकिन अमय का ध्यान केवल अपने मिशन पर था। उनके चीफ कमिश्नर अंजनी कौल ने उन्हें दादा भाई के खिलाफ रेड की जिम्मेदारी सौंपी। ये उनकी 75वीं रेड थी और इस बार दांव पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे थे। अमय ने अपनी टीम को इकट्ठा किया, जिसमें लल्लन सुधीर, एक तेज तर्रार और वफादार अधिकारी, और देविंदर गहलोत, एक अनुभवी और साहसी इंस्पेक्टर शामिल थे। उनकी योजना थी कि दादा भाई के किले में रेड करके उनके भ्रष्टाचार के सबूत इकट्ठा किए जाएं। रेड की तैयारी में अमय ने दिन रात एक कर दिए। उन्होंने दादा भाई के नेटवर्क की गहराई को समझने के लिए स्थानीय सूत्रों से जानकारी इकट्ठा की। दादा भाई का किला शहर के बाहरी इलाके में था, जो एक अभेद्य किले की तरह लगता था। इसकी दीवारें इतनी मोटी थीं कि कोई भी गुप्त ठिकाना आसानी से नहीं मिल सकता था। अमय ने अपनी टीम को सख्त हिदायत दी कि रेड के दौरान कोई गलती नहीं होनी चाहिए। रेड की रात भोज का किला एक युद्ध क्षेत्र में बदल गया। अमय और उनकी टीम ने किले के मुख्य द्वार पर दस्तक दी। दादा भाई के गुर्गों ने शुरू में विरोध किया, लेकिन अमय के पास कोर्ट का आदेश था। किले के अंदर दीवान खाने, गलियारे और तहखानों की तलाशी शुरू हुई, लेकिन दादा भाई की चालाकी के आगे वे असफल रहे। काले धन का कोई सुराग नहीं मिला। स्थानीय पुलिस, जो दादा भाई के प्रभाव में थी, ने रेड में बाधा डाली। एक तनावपूर्ण टकराव में दादा भाई के गुर्गों ने अमय की टीम पर हमला कर दिया। लल्लन और देविंदर ने बहादुरी से जवाब दिया, लेकिन रेड अधूरी रह गई। इस असफलता का परिणाम भयानक था। दादा भाई ने अपनी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल किया और अमय को निलंबित करवा दिया। ये उनके लिए एक बड़ा झटका था। सिस्टम ने एक बार फिर उनकी ईमानदारी को दंडित किया।
दादा भाई ने इस मौके का फायदा उठाया और जनता के बीच ये प्रचार किया कि अमय जैसे अधिकारी उनकी नेक छवि को धूमिल करने की साजिश रच रहे हैं। भोज के बाजारों और चाय की दुकानों पर अमय के खिलाफ बातें होने लगीं। लोग उन्हें एक बाहरी व्यक्ति मानने लगे जो उनके मसीहा दादा भाई के खिलाफ साजिश कर रहा था। अमय का मनोबल टूटने की कगार पर था, लेकिन मालिनी ने उन्हें हिम्मत दी। तुमने पहले भी असंभव को संभव किया है अमय, ये सिर्फ एक और चुनौती है। निलंबन के बावजूद अमय हार नहीं माने। उन्होंने गुप्त रूप से दादा भाई के नेटवर्क की जांच शुरू की। इस दौरान उन्हें एक अप्रत्याशित सहयोगी मिला, ताऊजी। ताऊजी अब जेल से बाहर थे। अपनी पुरानी गलतियों से सबक लेकर वो अमय की मदद करने को तैयार थे। ताऊजी ने बताया कि दादा भाई का नेटवर्क केवल काले धन तक सीमित नहीं था। वो अवैध हथियारों की तस्करी, ड्रग्स और मानव तस्करी जैसे संगीन अपराधों में लिप्त थे। उनका काला धन किले के तहखानों, खेतों में बने गुप्त गोदामों और विदेशी बैंकों में जमा था। ताऊजी ने अमय को एक महत्वपूर्ण सुराग दिया। दादा भाई के खेतों में एक गुप्त गोदाम था जहां उनका ज्यादातर काला धन और सबूत छिपे थे। अमय ने अपनी जांच को और तेज किया। उन्होंने स्थानीय सूत्रों, पुराने रिकॉर्ड्स और ताऊजी की मदद से दादा भाई के गुप्त ठिकानों का पता लगाया। इस दौरान मालिनी ने एक अलग रणनीति अपनाई। वो दादा भाई की मां अम्मा से संपर्क स्थापित करने में कामयाब रहीं। अम्मा एक सम्मानित और प्रभावशाली महिला थी जो अपने बेटे को एक आदर्श नेता मानती थीं। वो दादा भाई की हरकतों से पूरी तरह अनजान थीं। मालिनी ने धीरे धीरे अम्मा का विश्वास जीता। वो उनके साथ समय बिताने लगीं, उनके द्वारा संचालित अनाथालय में मदद करने लगीं और धीरे धीरे उन्हें अपने बेटे की असलियत के बारे में बताने की कोशिश की। मालिनी ने अम्मा को कुछ सबूत दिखाए जिनमें दादा भाई के अवैध कारोबार के दस्तावेज, तस्वीरें और कुछ गवाहों के बयान शामिल थे। अम्मा शुरू में इन सबूतों पर विश्वास करने को तैयार नहीं थी। मेरा मनोहर ऐसा नहीं हो सकता, उन्होंने कहा। उनकी आंखों में आंसू थे। लेकिन मालिनी की मेहनत और ईमानदारी ने उनके मन में संदेह पैदा कर दिया। इस बीच अमय का निलंबन रद्द हो गया। चीफ कमिश्नर अंजनी कौल को उनकी ईमानदारी पर फिर से भरोसा हुआ। अमय ने अपनी टीम के साथ एक और रेड की योजना बनाई, इस बार और अधिक सावधानी और रणनीति के साथ। इस रेड का लक्ष्य दादा भाई के खेतों और गुप्त गोदामों में छिपा हुआ काला धन और सबूत इकट्ठा करना था। रेड की तैयारी में अमय ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी टीम को सख्त हिदायत दी कि इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। रेड की रात भोज के खेतों में तनाव का माहौल था। अमय की टीम ने एक एक करके सभी ठिकानों की तलाशी शुरू की। गुप्त तहखानों में लाखों रुपए की नकदी, सोने की ईंटें और अवैध हथियार बरामद हुए। लेकिन दादा भाई ने फिर से अपनी चाल चली। उनके गुर्गों ने रेड को रोकने के लिए हमला किया। स्थानीय पुलिस ने भी अमय की टीम को रोकने की कोशिश की। इस बार मालिनी और अम्मा ने कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया। मालिनी ने अम्मा को पूरी तरह से दादा भाई की सच्चाई से अवगत कराया। अम्मा जो अपने बेटे की नेक छवि पर अंधविश्वास करती थी, टूट गईं। उन्होंने दादा भाई से सामना किया। मनोहर, तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा, उन्होंने कहा। उनकी आंखों में दर्द और गुस्सा था। मैंने तुम्हें एक नेक इंसान बनाया था, लेकिन तुमने सब कुछ नष्ट कर दिया। दादा भाई जो अपनी मां का बहुत सम्मान करते थे, उनके सामने कमजोर पड़ गए। अम्मा ने उनसे आत्मसमर्पण करने की मांग की। इस बीच अमय की टीम ने रेड को पूरा किया। उन्होंने दादा भाई के सभी गुप्त ठिकानों से काला धन और सबूत बरामद कर लिए। रेड की सफलता ने दादा भाई के भ्रष्टाचार नेटवर्क को पूरी तरह से उजागर कर दिया। जनता जो दादा भाई को मसीहा मानती थी, उनकी असलियत जानकर स्तब्ध रह गई। भोज के बाजारों में, चाय की दुकानों पर और मंदिरों में लोग उनके भ्रष्टाचार की कहानियां सुनने लगे। दादा भाई ने अपनी मां के दबाव और सबूतों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उनकी गिरफ्तारी ने भोज में एक नई शुरुआत की। अमय और उनकी टीम को उनकी बहादुरी और समर्पण के लिए सम्मानित किया गया। लल्लन और देविंदर ने अमय की तारीफ की और चीफ कमिश्नर अंजनी कौल ने उन्हें एक पत्र लिखकर उनकी सराहना की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जेल में दादा भाई को ताऊजी ने मुलाकात की। ताऊजी ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, "ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ मनोहर, हमारे पास और भी बड़ी मछलियां हैं।" दादा भाई ने उनकी ओर देखा। उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। ताऊजी ने एक नया प्रस्ताव रखा जिसने दादा भाई को सोच में डाल दिया। ये दृश्य एक रहस्यमय अंत के साथ
फिल्म को समाप्त करता है, जो दर्शकों को ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या अमय का भ्रष्टाचार के विरुद्ध युद्ध कभी खत्म होगा।